हाँ जी स्टूडेंट्स, एंशियंट हिस्ट्री चल रही है अपनी। आज का जो हमारा चैप्टर होगा मौर्य वंश के बारे में होगा। इससे पहले मैंने आपको मगध पे शासन करने वाले जो 7 राजवंश हैं उनकी ट्रिक याद करवाई थी। कौन सी? हसीन, मसूक, सा। मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ट्रिक क्या थी हमारी? हसीन, मसूक, सा। ठीक है जी। ह से क्या था अपना? हर्यंक वंश, हमने पढ़ लिया। सी से आपका शिशुनाग वंश, ये भी आपको पूरा डिटेल में करवाया। फिर नंद वंश आपका पूरा डिटेल में करवा दिया। और यहाँ पर मौर्यों से पहले किसका आक्रमण होता है? सिकंदर का, यानी कि नंद वंश के टाइम पे ही किसका आक्रमण होता है? सिकंदर का आक्रमण होता है। और उससे पहले हखमनी साम्राज्य का आक्रमण, जिसमें साइरस द्वितीय ने पहला असफल आक्रमण किया था, मैंने आपको याद करवाया था। अब क्या करना? उसके बाद हमने जो यहाँ पर विदेशी आक्रमण थे वो भी कंप्लीट कर लिया अपना। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना कौन सा? मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के बारे में आपने 3 शासकों, कौन कौन? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, ये तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अशोक के बाद डायरेक्ट कौन आ गया? बृहस्पति आ गया, ये तो अंतिम था। ये कौन था? अंतिम शासक था मौर्य वंश का, और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने। एक बात ध्यान में रखना, एक ना चंद्रगुप्त और भी आएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकंड देखने को मिलेगा। वो गुप्त काल के हैं। नाम जो चंद्रगुप्त है, जिसमें मौर्य है होगा वो मौर्य वंश, या फिर जिसके पीछे 1 या 2 नहीं लगा वो भी मौर्य वंश। जिसके पीछे चंद्रगुप्त 1 लगा हुआ है वो कौन सा? गुप्त काल का। चंद्रगुप्त 2 लगा हुआ है वो भी गुप्त काल का। क्यों? क्योंकि उसमें 2 चंद्रगुप्त हुए हैं। तो हमें अब नाम याद करने के लिए असुविधा ना हो, इसलिए क्या होगा? पहला जो चंद्रगुप्त हुआ उसको चंद्रगुप्त फर्स्ट बोल दिया, फिर उसके बाद जो आया उसे चंद्रगुप्त सेकंड बोल दिया। लेकिन जो मौर्य काल में चंद्रगुप्त है ना, इसे चंद्रगुप्त मौर्य बोला जाएगा। इस बात का आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से एक कहानी मैंने आपको बताई थी कि नंद वंश के ऊपर किसका? धनानंद का। तो अंतिम शासक था नंद वंश का, इसका राज चल रहा था। और उसी के समय पे क्या किया? सिकंदर ने आक्रमण किया। तो उस समय जो गंधार, मैंने आपको जो महाजनपद करवाए उसमें जो आज का ये पाकिस्तान की बाउंड्री के ऊपर ये गंधार है, जिसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला। तक्षशिला इसकी राजधानी है। ठीक है जी। और तक्षशिला के आचार्य कौन थे? चाणक्य गुप्त, जिन्हें कौटिल्य भी, विष्णुगुप्त, तीनों इन्हीं के नाम है, इन्हें बोला जाता है। इन्होंने किससे बोला? मगध के शासक नंद वंश के धनानंद को बोला कि महाराज आप इस तरह से जो धनानंद था ना, वो क्या था? एक पियक्कड़ किस्म का व्यक्ति था। दारू पीना, पी के नृत्य देखना उसका काम हुआ करता था। कौटिल्य ने बोला कि महाराज आप इस तरह से लिप्त रहोगे तो शासन कैसे संभाल पाओगे, और विदेशी आक्रमण को आप संभालिए। लेकिन क्या हुआ? धनानंद ने क्या किया? आचार्य किसकी? कौटिल्य की इंसल्ट करके उसको वहां से बाहर निकाल देता है। तो चाणक्य ने क्या किया? कसम खाई थी कि मैं इस नंद वंश को क्या करूंगा? उजाड़ के रख दूंगा। तो उन्होंने क्या किया? इस कार्य के लिए एक अपने शिष्य चंद्रगुप्त को तैयार करते हैं। बाल अवस्था में वो उनको देखते हैं कि ये क्या है? बहुत एक अच्छा मतलब बच्चा है जो क्या करता है, जिसके अंदर राजा वाले गुण हैं, तो उनको तैयार करता है। अब चंद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी कहानियाँ मतलब ये फेमस है। अब कौन सी सही है कौन सी गलत है इसका किसी को नहीं पता, लेकिन जो कथाएं हैं, कहानियाँ हैं, उससे सुनने से पता लगता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, ये एक शूद्र थे, कोई कहते हैं क्षत्रिय थे। ये आगे भी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी बुक में कहाँ क्या बोला गया है। और इनकी जो माता मूरा थी, मूरा इनकी माता का नाम था, वो क्या थी? एक जैसे रणवास में जो स्त्रियां रहती हैं, जो होता है ना कुलीन वर्ग, अपने
जो ऑफिशियल वाइफ के अलावा जो रखते हैं अपनी रनवास में औरतें, वो थी। इनके पिता का नाम इनको पता नहीं था। और कहीं कहीं पे ये देखने को मिलता है कि जो इसके पिता हुआ करते थे उनकी डेथ हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की, और इनकी जो माता जो विधवा थी वो विधवा अवस्था में गर्भवती होती हैं। तो बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है, हम इन चीज़ों में नहीं उलझना, हमें तो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखने हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये वीडियो को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले मैं आपको चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, अशोक के बारे में, और लास्ट में इसका हम क्या करेंगे, बृहद्रथ के बारे में आपको मैं बताऊंगी। ठीक है जी, जो अंतिम का क्या था, शासक हुआ करता था। फिर उसके बाद मौर्यों की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, और अंत में तीसरी वीडियो मिलेगी आपको अशोक के अभिलेखों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अशोक के अभिलेखों के बारे में क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आपको ये 3 पार्ट में वीडियो मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं इसको। हाँ जी, तो थोड़ा सा एक वो देख लीजिए, माइंड मैप तैयार कर लीजिए। चाणक्य ने किसको तैयार किया, ये पिक्चर वैसे कि ये सीरियल वगैरह आते हैं वहाँ की, ये कोई बात नहीं, हमें तो अपना मेंटली प्रिपेयर होना है। चाणक्य ने तैयार किया किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी, अच्छा ये एक जो धनानंद के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण करके उसके साम्राज्य को अपने अंडर किया था, उसमें क्या हुआ था कि इसकी जो पुत्री थी धनानंद की, दुर्धरा, उसने साथ दिया था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो आपने ध्यान में रखना है। और उसी से क्या कर लेता है, ये शादी भी कर लेता है। और हेलेना आपको पता होगी, सिकंदर का जो वो था सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर को वो जब अपने जो जीते हुए प्रदेशों का शासक बना के चला जाता है, तो सेल्यूकस निकेटर ने भारत पे फिर से आक्रमण किया 305 में। ठीक है जी, सेल्यूकस निकेटर ने जब आक्रमण किया तब उस समय मगध का शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। और ये सेल्यूकस निकेटर बुरी तरह से हार जाता है और अपनी बेटी की शादी कर देता है, किसके साथ में, हेलेना के साथ में। ठीक है जी, आपने ये बात को ध्यान में रखना है। ठीक है जी, दुर्धरा से पैदा कौन होता है, अब चंद्रगुप्त मौर्य, और दुर्धरा की संतान कौन होती है, बिंदुसार। बिंदुसार इसको इसलिए बोलते हैं कि जब ये पैदा हुआ था तो इसके माथे पे एक बिंदु था और ये सजेरियन पैदा हुआ था उस टाइम पे। ठीक है जी, तो माथे पे बिंदु होने के कारण इनको क्या बोला जाता है, बिंदुसार इनका नाम रख दिया गया। बिंदुसार की 3 पत्नियां, चारुमित्रा, नूर खुसरान और धर्मा। धर्मा से कौन पैदा होता है, अशोक पैदा होता है। और जो सिमाक है वो किससे, नूर खुसरान से। और सुशीम ये किससे, चारुमित्रा से। तो ये थोड़ा सा एक आप ध्यान में रख लेना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो कई बार आपको ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मेनली आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड 322 में ये क्या है, मगध का शासक बनता है। ठीक है जी, और 298 तक ये रहता है टाइम पीरियड। याद कैसे रखोगे, आपको याद होगा 322 में इसने क्या किया था, मगध पे आक्रमण किया था, किसकी सहायता से, कौटिल्य की सहायता से। ठीक है जी, शासक बन जाता है। और 298 वो टाइम था जब ये भद्रबाहु के साथ में कर्नाटका चला जाता है, जैन धर्म इसने अपना लिया था। भद्रबाहु याद आया कुछ, दिगंबर के जो लीडर थे। ठीक है जी, जो दिगंबर संप्रदाय था उसके लीडर थे। अब होता क्या है, वहां पर कर्नाटका में श्रवण बेलगोला में 298 बीसी में इन्होंने कौन सी विधि, संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। फिर आपको बिंदुसार का टाइम पीरियड 297, क्या इन्होंने क्या किया था, 297 में ही अपने बेटे को राजगद्दी देकर खुद क्या चले गए थे, कर्नाटका चले गए थे। तो बिंदुसार का टाइम पीरियड स्टार्ट कब होता है, 297 से, और कब तक रहता है, 272 तक। इनकी मौत के बाद अशोक क्या है, गद्दी पे बैठता है, कब, 273 में गद्दी पे बैठा 273 में। लेकिन जो इनका राज्याभिषेक होता है वो 269 बीसी में हुआ था। ये चीज को ध्यान में रखना है। गद्दी मिल गई 273 में, इसने बहुत ज़्यादा विरोध सहा, अपने भाइयों का विरोध भी होता रहा और इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके ये राजगद्दी प्राप्त की थी। और उसके बाद इसने क्या किया था,
सिंहासन को धारण किया था, राज्याभिषेक करवाया, और 232 BC में इसकी क्या होती है, मौत होती है। आपको ये ध्यान में रखना है, इस तरह से याद कर लेना, आपको डाटा सारा मिल जाएगा। जो अंतिम था ये आपको कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है, मतलब एग्जाम में आता है। ये जो पंजाब में मास्टर कैडर का एग्जाम हुआ था 41-61 का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अंतिम शासक कौन था मौर्य साम्राज्य का, तो बृहद्रथ था। इस चीज को याद रखना आपने। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चंद्रगुप्त के बारे में कहानी स्टार्ट करते हैं कि चंद्रगुप्त के कैसे हमें पता लगता है, कहाँ से पता लगता है कि इस तरह से कोई शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी हुआ है। मौर्य वंश की बारे में जानकारी के कई स्रोत हैं, ठीक है जी। पुरातात्विक आर्कोलॉजिस्ट कौन से है, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है जी, जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात का है, शाहगीर अभिलेख, यहाँ से क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है कि इस तरह से कोई चंद्रगुप्त मौर्य भी हुआ है, ठीक है जी। विदेशी यात्री का विवरण, और जो विदेशी यात्री यहाँ पे आते थे और उन्होंने यहाँ की जो व्यवस्था वातावरण को देखा, उस टाइम पे वो लिखा करते थे इसके बारे में, तो अब उनको हम पढ़ते हैं तो उस समय की हमें जानकारी पता लगती है कि उस समय पे शासन व्यवस्था कैसी थी, कौन शासक था, कैसी इनकी राजनीति चलती थी, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, तो सारी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। जैसे इंडिका मेगास्थनीज, ये कौन था भाई, ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था, राजदूत था। ऑस्टिन से और जस्टिन से पता लगता है, इनके जो क्या है बुक से हमें जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत, अर्थशास्त्र, अब अर्थशास्त्र की रचना किसने की, कौटिल्य ने की, विष्णुगुप्त ने की, चाणक्य ने की, तीनों नाम इसी के हैं। अब अर्थशास्त्र जो बुक इन्होंने लिखी, वो अर्थशास्त्र बुक संबंधित किससे है, वो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से नहीं है, वो किससे है, राज व्यवस्था से, राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित बुक है वो। आगे है राजतरंगिणी, तरंगिणी जो बुक है इसकी रचना किसने की, कलहन ने। किसके बारे में है वो, कश्मीर के बारे में, ठीक है जी। वहाँ पे जो बिंदुसार का जो सेकंड बेटा होता है सिमुक, वहाँ का शासक था। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की। जैन तथा बौद्ध ग्रंथों से भी हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अब यहाँ से एक बात बता दूं मैं आपको, आप लिटरेचर को साइड बाय साइड रखना चालू कर दो, लिखना चालू कर दो कि ये पुस्तक इसने लिखी थी और ये किसके टाइम पे आया हुआ था, आपने ये बताना है। आपको इस जो राजवंशों में कौन सा विदेशी यात्री किसके शासनकाल में आया वो लिखना है, और कौन सी बुक किसने लिखी और किसके बारे में है वो, ये बुक्स का ध्यान रखना आपने। आगे बढ़ते हैं, ये अपने चंद्रगुप्त मौर्य और ये चाणक्य, पिक्चर देख लेना, थोड़ा कोरिलेट कर पाओगे, याद हो जाता है इन बातों से। आगे देखते हैं, अब इनका टाइम पीरियड स्टार्ट करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को डिटेल में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य 322 में क्या है, शासक बन जाते हैं मगध के। मगध सबसे क्या है, शक्तिशाली महाजन पद हुआ करता था और पूरे भारत में इसका धीरे धीरे सारी जगह पे इसका कब्जा होना शुरू हो गया था। 298 में इसकी मौत कहाँ पर, श्रवणबेलगोला कर्नाटका में, ठीक है जी। और कौन सी विधि से, संलेखना विधि, खाना पीना छोड़ दिया, शरीर को अब आराम से छोड़ देना है, मतलब भूखे रहना, उपवास विधि से, खाना पीना कुछ नहीं है, बोलना कुछ नहीं है और लेट जाना बस। कहते नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की आयु में मौर्य वंश की स्थापना कब, 322 ईसा पूर्व करता है। इसमें इसकी सहायता चाणक्य ने की। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। इनकी माता का नाम क्या था, मोरा था। ये निमन जाति के थे, ये भी ध्यान रख लेना। कहते इसे भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति के बारे में विद्वानों और जो प्राचीन ग्रंथों में मतभेद पाया जाता है, ठीक है जी, मतभेद है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, वो भी देख लेते हैं। जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में इसे क्षत्रिय बोला गया। क्या बोला है कि ये क्या था, क्षत्रिय था। किसमें, जैन ग्रंथों में और बौद्ध ग्रंथों में। तो ब्राह्मण साहित्य में इसे शूद्र कहा गया। मतभेद देखो, ब्राह्मण क्या कहते हैं, ये शूद्र था, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म वाले क्या कहते हैं, ये क्षत्रिय था, और ब्राह्मण वाले शूद्र बोलते हैं इसको। और इनकी माता का नाम क्या था, मूरा था। जो ब्राह्मणों के रनवास में रहती, ब्राह्मणों के रनवास में नहीं रहती थी भाई,
ठीक है, ये काट लेना। उस टाइम पे जो कुलीन वर्ग था उनके रनवास में रहा करती थी। कहते विशाख दत्त की जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस में वृषल निम्न कुल का कहा गया है। ठीक है जी। अब सिर्फ क्षत्रिय किसने बोला है? जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों में। बाकी ब्राह्मणों ने क्या बोला? शूद्र बोला। विशाख दत्त की जो पुस्तक मुद्रा राक्षस है इसमें भी क्या बोला गया? वृषल। वृषल का मतलब होता है निम्न कुल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इनकी शिक्षा कहाँ पे हुई? शिक्षा कहाँ पे होती है? मैंने बताया गंधार की जो राजधानी तक्षशिला, जो शिक्षा का सबसे पहला, विश्व में सबसे पहला शिक्षा का केंद्र था, वहाँ पे कौन आचार्य थे? वहाँ पे चाणक्य जी। कहते विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उदय की चर्चा की गई है। अब इस बात को भी ध्यान रखना, विशाख दत्त की पुस्तक में एक तो ये बात बोली है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो क्या था? वृषल था, निम्न कुल का था। ठीक है जी। दूसरी बात, नंद वंश का पतन हो गया और मौर्य वंश का उदय की चर्चा दी गई है। इनके अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को का अंत कर दिया और धनानंद की पुत्री दुर्धरा से शादी करवा ली। कहते हैं कि जो मगध का जो शासक था ना धनानंद, इसका जो राज्य को मतलब कि जो गुप्त सूचनाएं हैं इसकी बेटी ही निकाल के चंद्रगुप्त मौर्य को देती है। ठीक है जी, क्योंकि वो भी अपने पिता से बहुत क्या है, तंग हो चुकी है, तंग हो चुकी थी, मतलब कहने का। आगे कुछ ये इतिहासकार होते हैं भाई, इन्होंने भी कुछ कहा है, इनकी बात भी सुन लेते क्या कहते हैं। कहते स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपनाम पोलीब्रोथम था। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? पाटलिपुत्र, पाटली का पुत्र, पुत्रक। ठीक है जी। पाटलिपुत्रक यानी कि मगध की जो राजधानी पाटलिपुत्र उसका शासक है, उसका बच्चा है ये कहने का। किसने बोला? स्ट्रैबो ने बोला। क्या बोला? इसका नाम क्या है? पोलीब्रोथम। अब ये अलग अलग इतिहासकार जो बाहर के होंगे ना, वो यूनानी भाषा में या ईरानी भाषा में अपने अपने हिसाब से क्या है नाम भी देते हैं अपने, वो देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय प्राप्त कर प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की क्या कर दी? स्थापना कर दी। ठीक है जी। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? अखिल भारत, पूरे भारत को लगभग जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। हाँ, कलिंग याद रखना, कलिंग किसने मिलाया था? अशोक ने, ये याद रखना इस बात को। जस्टिन एक यूनानी लेखक था। आगे ना वही बात, जस्टिन कौन था? एक यूनानी लेखक था। उसके अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से लगभग संपूर्ण भारत को विजित किया। मतलब इन दोनों ही बातों से हमें ये पता लग रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मगध साम्राज्य था, जैसे आसपास के साम्राज्य को मिलाते गए, हर्यक वंश में मिलाया, अजाशत्रु ने विशाली को मिलाया, अवंती को मिलाया, है ना, तो ये मिलते गए आपस में और ये साम्राज्य क्या होता गया? बड़ा होता गया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा लगभग अखिल भारत, पूरा भारत को ही अपने उसमें कब्जे में कर लिया। जो केरल है ना आज का, इसका उत्तरी से लेकर पूरा यानी बंगाल वाली साइड तक का पूरा यहाँ पे वो कर लिया था अपने अंडर। अभी मैं मैप में भी दिखाऊंगी आपको। आगे बढ़ते हैं। कहते चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त करवाकर दोनों शासकों ने एक समझौता किया, जिसमें सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु के पश्चिम का क्षेत्र दे दिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सिकंदर की मौत के बाद, सिकंदर ने जब ये हमारे इलाके जीत लिए थे, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध का इलाका जीत लिया था, तो इसमें अपना क्या है, शासक किसको बना के, यानी एक तरह से गवर्नर बना के चला गया। किसको? सेल्यूकस को। सिकंदर की मौत होगी, अब वही काम किसने शुरू कर दिया? सेल्यूकस निकेटर ने शुरू कर दिया आक्रमण करना। लेकिन क्या है, आक्रमण में ये क्या है, चंद्रगुप्त से हार जाता है। कब? 305 बीसी में। और इसने क्या किया, और इसको वापस क्या मिल जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध का इलाका वापस मिल जाता है। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, ये देता है सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी, इसकी बेटी से शादी कर उपहार के तौर पे, क्योंकि क्या बन गया, ससुरा बन गया, उसका ससुर बन गया। ससुर बनने के कारण क्या 500 हाथी उनको देता है। आगे बढ़ते हैं।
कहते इस संधि के परिणाम स्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसे संपूर्ण बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल के बड़े भाग पर अतिरिक्त पश्चिम में उत्तरी पश्चिमी भारत पर उसके दक्षिण भी शामिल, इतना इलाका उसने क्या कर लिया, जीत के अपने अंडर कर लिया। ठीक है, साम्राज्य विस्तार। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिमोत्तर में ईरान, फारस तक, पूर्व में बंगाल और दक्षिण में मैसूर यानी कि उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। ये आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़े। हाँ जी, ये देख लीजिए, ईरान फारस हो गया अपना, ईरान और फारस तो एक ही बात है। फारस हो, ईरान फारस, जिसको फारस बोलते हैं, और यहाँ पे देखिए दक्षिण का मैसूर, और ये कलिंग छोड़ दिया, ये कलिंग छोड़ के इधर बंगाल, अपना बंगाल वाला इलाका आ गया। ठीक है जी, ये देखिए ये है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जीता हुआ भारत का। तो लगभग सारा भारत, कर्नाटका के ऊपर वाला और इधर से इसको कलिंग को छोड़कर इधर बंगाल से लेकर ईरान तक सारा क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंडर कर लिया। आप समझ सकते हो इतना बहादुर था। आगे बढ़िए। हाँ जी, सेल्यूकस निकेटर से युद्ध के बारे में भी जान लेते हैं एक बार। कहते जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक था तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने 305 बीसी में आक्रमण कर दिया। अब मेरी बात सुन लो एक ध्यान से। अब यहाँ पे क्वेश्चन है सीधे सीधे से बनते हैं कि जब इस आक्रमणकारी ने आक्रमण किया तो उस समय भारत का शासक कौन था, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 बीसी में, उस समय किसका राजवंश था, नंदवंश का। शासक कौन था, धनानंद था। अब इसी तरह से क्वेश्चन और आएगा कि जब सेल्यूकस निकेटर ने भारत पे आक्रमण किया तो भारत पे किस राजवंश का अधिकार था, मतलब किसका वंश चल रहा था, मतलब कहने का यही था। तो आप क्या बताओगे, मौर्य वंश। शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। कहते हैं जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक था तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने 305 बीसी में क्या आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी बेटी कार्नेलिया हेलेना से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। और उसने दहेज में क्या दिया, अराकोशिया, जड्रेशिया, पेमाइस, कंधार, मकरान, हेरात, ये इलाके क्या दे दिए, दहेज में दे दिए। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो साम्राज्य फिर से बड़ा हो गया। ठीक है जी। इस वैवाहिक संबंध का विस्तृत उल्लेख केवल किसमें है, एपियानस में दिया। एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, एपियानस है। उसमें इस वैवाहिक संबंध के बारे में लिखा हुआ है। कार्नेलिया सेल्यूकस निकेटर की वाइफ और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, शादी किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है जी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। बताया मैंने अभी आपको। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत, ये याद रखने वाली बात है। अब ये सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर ने हाँ जी, तो कहाँ पे थे हम, यहाँ पे। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत जिसका नाम क्या था, मेगास्थनीज। क्या नाम था भाई, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। अब देखो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया हेलेना की शादी किससे कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य से। अब उसको एक ही चिंता सता रही थी, कहीं वो मेरी बेटी को मार ना दे, या हमारा दुश्मन था, है ना। तो उसने क्या कर दिया, अपने एक राजदूत छोड़ दिया। किसको, मेगास्थनीज को। ठीक है जी। बस एक ट्रिक है, याद करने का तरीका बता रही हूँ। स्टेटमेंट जो होती है वो रियल नहीं होती, जस्ट याद करवाने के लिए कि ऐसा हुआ। तो मेगास्थनीज को छोड़ दिया। मेगास्थनीज ने यहाँ पे एक बुक लिखता है, यहाँ पे जो घूम घूम के देखता है कि कैसा प्रशासन है। उस बुक का नाम बताओ क्या था, इंडिका।
इंडिका बुक किसके द्वारा लिखी है? मेगास्थनीज के बारे में लिखी हुई है। और मेगास्थनीज किसके समकालीन था? कभी कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछते, ये क्वेश्चन बड़े आते भी, बताओ इस शासक के समकालीन कौन सा वो था, या ये राइटर बताओ किसके समकालीन था। तो आपने ध्यान रखना मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य की पुस्तक इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज एक क्या था? यूनानी राजदूत था। कई बार पूछ लेंगे मेगास्थनीज था कौन? यूनानी राजदूत था। किसका था? सेल्यूकस निकेटर का। इंडिका में लिखा है कि मौर्य काल में समाज क्या कितने भागों में? 7 भागों में बटा था तथा भारतीयों को लिखने की रुचि नहीं थी। ये किसकी स्टेटमेंट है? मेगास्थनीज की। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान किया था। बंगाल अभियान मतलब ये मगध है और ये बंगाल है, इसने इधर की तरफ कूच किया था इसको जीतने के लिए, जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। मतलब कहीं ना कहीं लिखा ही होगा तभी तो हमें जानकारी मिली ना कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल की तरफ मुंह उठाया था अपना। तो कहाँ से मिली बताओ भाई? कौन सा अभिलेख? महास्थान अभिलेख। कौन सा अभिलेख? महास्थान अभिलेख से जानकारी मिलती है कि ये बंगाल की तरफ गया था। गोरखपुर में स्थित शाहगोर ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों की चर्चा है। अब देखो भी गोरखपुर यूपी में एक जगह है शाहगोर, वहाँ गोरखपुर, वहाँ पे एक अभिलेख है। कौन सा? शाहगोर का ताम्र अभिलेख बोलते हैं उसको। उसमें क्या बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो बताया था ना मगध में 12 साल का अकाल पड़ा था, है ना, उस समय पे क्या हुआ था? अपने पुत्र को ये गद्दी पकड़ाकर, किसको? बिंदुसार को, और खुद भद्रबाहु के साथ में जो दिगंबर संप्रदाय के लीडर थे उनके साथ क्या है दक्षिण में चले गए, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में चले गए थे। और यहाँ पे इन्होंने उससे भी पहले यानी कि जब अकाल शुरू हुआ था इन्होंने बहुत सारे राहत काम के कार्य शुरू किए थे। तो उसमें क्या ये बात कहाँ लिखी हुई है? क्वेश्चन ये पूछेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए अकाल में जो राहत कार्य है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? गोरखपुर के शाहगोर के ताम्र अभिलेख से मिलती है। ठीक है जी। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए बंगाल अभियान की जानकारी कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? महास्थान अभिलेख से। तो आप ये बातों को ध्यान में रखोगे। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व से मिली थी। मतलब चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान में रखना, जो मौर्य वंश के 3 महान शासक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा उसका पुत्र बिंदुसार, तीसरा उसका पुत्र मतलब कि कौन? अशोक। तीनों ने ही अलग अलग संप्रदायों को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म और बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय, अशोक ने सबको पता है बौद्ध धर्म अपनाया था। तो एक थोड़ा ट्रिक से याद कर लेना इस बात को। हाँ जी, भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटका के श्रवण बेलगोला में चला गया, जहां 298 बीसी में संलेखना या संथारा विधि से अपने क्या कर दिए? प्राण त्याग दिए। इस बात को भूलना नहीं है आपने। कब? 298 बीसी में। और 297 में अपने बेटे को क्या दे के आ गया? गद्दी देकर आ गया था। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एक अभिलेख और याद करो इसके बारे में, जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, गुजरात से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाई थी। अच्छा भाई सुनो मेरी बात ध्यान से, सुदर्शन झील जो मतलब कि गुजरात में है, इसके बारे में बड़े क्वेश्चन आते हैं। इसको पहली बार बनवाया किसने, फिर इसकी मरम्मत किसने कराई, फिर इसकी मरम्मत किसने कराई, फिर इसकी मरम्मत किसने कराई। 3-4 बार ये क्वेश्चन आएंगे और अलग अलग शासकों ने अलग अलग टाइम पे इसका जीर्णोद्धार करवाया, ये आएंगे क्वेश्चन। तो दिमाग में फिट करो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको क्या पहली बार बनवाया था। और इसकी जानकारी कहाँ से? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। आगे है, इस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिलती है। आप ये बताओ, जो गुजरात है भारत की कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा से। तो मतलब मगध तो यहाँ पे है ना, तो इससे इस बात से पता लगता है कि भी चंद्रगुप्त मौर्य है ना, इसका विस्तार यहाँ तक था। मतलब उसकी कुछ ना कुछ बातें हैं यहाँ पर,
रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, वहां पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे सुदर्शन नामक जो झील है इसकी स्थापना किसने की थी, बनवाया किसने था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि यहाँ तक पहुंच चुका था, यहाँ तक पहुंच थी भी, पश्चिम में भी उसकी पहुंच थी, ये कहने का मतलब है। आगे बढ़ते हैं। कहते मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है। भी मिलेगी क्यों नहीं, चाणक्य का ही तो कराधार है सारा, उसने ही तो बनाया, इसे मौर्य वंश को स्थापना करवाई थी, तो याद रख लेना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। जो एक राजनीतिक पुस्तक है, इसके नाम से, जो अर्थशास्त्र के नाम से लगता है कि ये क्या होगी, इकोनॉमिक्स की पुस्तक, ठीक है, लेकिन ये है किसकी, राजनीति की पुस्तक। इसके कितने अधिकरण हैं, मतलब चैप्टर कितने हैं इसके अंदर, 15 चैप्टर हैं। इस पुस्तक में राजा के राजत्व सिद्धांत की चर्चा है भी, एक राजा को कौन कौन से सिद्धांत अपनाने चाहिए, मतलब राजा को वैश्यावृत्ति में नहीं पड़ना चाहिए, राजा को दारू नहीं पीना चाहिए, राजा को हमेशा क्या चौकन्ना रहना चाहिए, उसे क्या दूरदर्शी होना चाहिए, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ लिखे। और कहा है कि एक मजबूत राजा को संप्रांग सिद्धांत का पालन करना होगा। अब ये भी आगे आएगा, ठीक है, संप्रांग सिद्धांत का पालन करना होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विस्तृत नौकरशाही का उल्लेख मिलता है, मतलब नौकरशाही कि राजा के बाद जो मंत्री परिषद होगी उसमें कौन कौन होगा और राजा के मंत्री क्या क्या काम करेंगे, ये सारी जानकारी कहाँ पे है, अर्थशास्त्र में। पुस्तक किसके द्वारा लिखी है, किसके द्वारा, हाँ जी, चाणक्य के द्वारा। और किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। कहते कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विस्तृत नौकरशाही की उल्लेख मिलता है, ये हमारा हो चुका है। आगे बढ़िए। हाँ जी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विस्तृत नौकरशाही का उल्लेख किया गया है। सबसे ऊंचे अधिकारियों को जो तीर्थ या महामात्र, यहाँ पे जीरथ लिख दिया, तीर्थ आएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मौर्य वंश में जो मतलब ऊंचे अधिकारी थे, मतलब ऊंचे पद के ऊपर, राजा के जो बाद वाले ऊंचे पद पे जो थे उनको क्या कहते थे, तीर्थ या महामात्र अथवा अमात्य, ये तीनों वर्ड ही याद कर लेना। तीर्थ, ये जीरथ नहीं है, तीर्थ है भाई। 18 तरह के तीर्थ आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। 18 तीर्थ, वो तीर्थ मत समझ लेना कि धार्मिक यात्रा वाला तीर्थ नहीं, ये सरकार वो अधिकारी का नाम है, उसकी पोजीशन का नाम है। मौर्य नौकरशाही एक पिरामिड के समान थी। पिरामिड कैसे होता भी, ऐसे है ना, सबसे ऊपर कौन, राजा, उसके बाद आपके नौकरशाही आएगी, उसकी भी एक लेबलिंग है, पहले नंबर पे कौन, तीसरे पे कौन, ये इस तरह से, ये आपका इस तरह से याद रखना आपने, पिरामिड की है ना। सबसे शीर्ष पर मंत्री और उसके नीचे अन्य कर्मचारी होते थे। यहाँ पे कौन होंगे, मंत्री, ठीक है जी। और मौर्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, ये भी आपने ध्यान रखनी है। मौर्य वंश की राजधानी कौन सी, पाटलिपुत्र थी। आगे कहते जिसका प्रशासन 6 समितियां करती थी, प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। भी मौर्य इतना बड़ा साम्राज्य है, उसको चलाने के लिए 5 कमेटियां बना दी, ठीक है जी। कमेटी 1, कमेटी 2, कमेटी 3, कमेटी 4, कमेटी 5, और हर कमेटी में कितने मेंबर होंगे भाई, कितने, 5 मेंबर होंगे। कमेटियां कितनी, 6 होंगी, और मेंबर हर कमेटी में कितने मेंबर, 5 मेंबर होंगे, याद रखना इस बात को। आगे है, चंद्रगुप्त के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी विशाल एवं स्थायी सेना। इस बात को नहीं भूलना, चंद्रगुप्त का, मौर्य का प्रशासन का फैलाव होने का कारण ही यही था कि उसकी सेना उस टाइम पे सबसे बड़ी मतलब की थी और विशाल थी और स्थायी थी, परमानेंट रखी हुई थी उसने। कौटिल्य व मेगास्थनीज दोनों ही सैन्य व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। कहते कौटिल्य, चाणक्य जिसने अपनी पुस्तक कौन सी, अर्थशास्त्र में, और मेगास्थनीज यूनानी राजदूत किसका, सेल्यूकस निकेटर का, इसने अपनी बुक किसमें, इंडिका में, दोनों ने ही क्या लिखा है, सैन्य व्यवस्था का उल्लेख किया है। कौटिल्य के अनुसार सेना चतुरंगनी, पैदल, हाथी, घोड़े और रथ थी। चतुरंगनी मतलब 4 प्रकार की, पैदल सेना भी थी, हाथी सेना भी थी, घोड़े वाली सेना भी थी और रथ सेना भी थी। सीमांतों की रक्षा करने के लिए, सीमांत क्या होता है भी,
मतलब ये मेरा राज्य है, जो मेरी सीमा के ऊपर यहाँ पे रक्षा करने के लिए मैंने क्या बड़े बड़े दुर्ग बना दिए और यहाँ पे दुर्गों के ऊपर हेड बिठा दिया और उसको सेना बिठा दी यहाँ पर। ठीक है जी। सीमांतों की रक्षा के लिए मजबूत दुर्ग बनाए गए थे, जिनकी सुरक्षा कौन करता था? दुर्गपाल और अंतपाल करते थे। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घोड़सवार और 9,000 हाथी थे। किसके अनुसार? प्लिनी के अनुसार, यूनानी लेखक के अनुसार ये थे। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी, मतलब 30 मेंबरों की, 30 अधिकारियों की एक क्या थी? कमेटी थी। ये किसको देखती थी? सैनिक व्यवस्था को देखती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियां, ठीक है जी, पैदल, घोड़सवार, हाथी, रथ, नाव तथा सवारी में विभक्त थी। ये इस तरह के देख लेना, 3, 4, 5, 6, ये इस तरह की सेनाओं को देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उसमें कितने मेंबर थे भाई? 30 अधिकारी थे, और ये आपने ध्यान में रखना है। और 5-5 सदस्य थे एक समिति के अंदर। आंतरिक सुरक्षा व अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य में पुलिस और गुप्तचरों की व्यवस्था थी। हम कहते हैं ना कि हम एडवांस है जी, आज ही पुलिस व्यवस्था देखने को मिली है, कार्नवालिस ने स्टार्ट की है। नहीं भाई, पुराने टाइम से ही हमारे यहाँ पे पुलिस व्यवस्था थी। पुलिस व्यवस्था यानी कि अपराधियों को दंड देने के लिए। कहा जाता है ना कि कार्नवालिस ने ही पुलिस व्यवस्था स्टार्ट की। नहीं भाई, अंग्रेजों के टाइम से पहले भी हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ करता था। आगे है, नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी किसकी थी? नगर अध्यक्ष की। ठीक है जी। आगे है, दंडपाल पुलिस विभाग का प्रधान होता था। दंडपाल जी जैसे इंस्पेक्टर होता है ना, वैसे आज का। और नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जैसे अपना डीएम हो गया। ठीक है जी। वह अपराधियों पर नियंत्रण रखता था। ठीक है। संपूर्ण साम्राज्य में गूढ़ पुरुषों, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, गूढ़ पुरुषों का जाल बिछा हुआ था। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या आया हुआ है? मौर्य साम्राज्य में गुप्तचरों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। जो गुप्तचर हुआ करते थे उनको बोला जाता था। आगे बढ़ते हैं। ये चंद्रगुप्त के टाइम की बातें हैं सारी। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत गुप्तचर विभाग सुसंगठित था। इस विभाग में कई गूढ़ पुरुष मतलब गुप्तचर होते थे, जो महामात्य सर्प के अधीन, ये उससे भी ऊपर का हेड हो गया, के अधीन काम करते थे। इससे संबंधित कुछ गुप्तचर निम्नलिखित हैं। मतलब इसके अंडर कौन कौन काम करते थे? महामात्य सर्प, इसके अंदर गुप्तचर काम करते थे, यानी कि गूढ़ पुरुष काम करते थे। वो सुनो ध्यान से। संचार, जो घूम घूम कर जानकारी इकट्ठी करते थे, राजा जी आज वहां पर ऐसे, मतलब ऐसे वाली बातें। संस्था, एक जगह रहकर काम करने वाले गुप्तचर। संस्था तो एक जगह पे टिक कर, संचार घूम घूम कर। प्रतिवेदक, विशेष संवाददाता, इसकी पहुंच सीधे राजा तक थी। होता ना एक प्रतिवेदक, क्या मतलब? जिसकी पहुंच सीधे राजा तक थी, मतलब कोई भी जानकारी इकट्ठी की सीधा राजा को पास कर दो। पुलिसानी, लोगों के विचारों से राजा को अवगत कराना कि जनता तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, क्या विचार है जनता के आपके बारे में। तो ये कौन करता था? पुलिसानी। चर, अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर। एक चर भी एक क्या है? गुप्तचर था, गूढ़ पुरुष था। इसकी मतलब कि इसके बारे में लिखा कहाँ हुआ है? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य ने। गूढ़ पुरुष समझा ही दिया। अर्थशास्त्र में वर्णित क्या है? एक गुप्तचर है। ये आपको करवा ही दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। आगे है, किसानों से वसूले गए कर उनकी उपज के चौथे हिस्से से लेकर छठे हिस्से तक होता था, यानी कि 1/4 to 1/6 इतने के बीच में होता था। ठीक है जी। जिन किसानों को सिंचाई सुविधा दी गई थी उनसे सिंचाई कर वसूला जाता था। आगे है, नगरों में बिक्री के लिए जो माल लाया जाता था उन पर प्रवेश द्वार पर चुंगी लिया जाता था। ठीक है जी। दूसरे नगरों से, एक नगर से दूसरे नगर में अगर सामान बेचने आप जा रहे हो, बिक्री करने, खरीदारी करने, तो क्या लगाया जाएगा? चुंगी कर लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, अर्थशास्त्र में जो संस्करण बताए हैं वो समाजशास्त्र का ने किया है। सुनो ध्यान से कैसे, मतलब राजा एक राज्य का स्वामी होगा, मंत्री को अमात्य, मंत्री क्या होगा, अमात्य होगा। जनपद का मतलब क्या है, एक क्षेत्र, एरिया। दुर्ग आपको पता है किले को बोलते हैं। कोश क्या होता है, धन, मित्र, राजा के मित्र के बारे में लिखा हुआ है। दंड और न्याय के बारे में, ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं, अर्थशास्त्र में लिखी हुई है, इसके संस्करण लिखे हुए हैं। आगे हैं, चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं, मैंने बता ही दिया आपको। ये तक्षशिला के ब्राह्मण थे, ठीक है जी, और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। इनके पिता का नाम गुणी था, बिल्कुल जी, जैसे पिता का नाम गुणी है उनकी पुत्र भी वैसा ही, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। चाणक्य की बेइज्जती धनानंद ने की थी, इसी प्रतिशोध के लिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया और धनानंद का क्या कर दिया, अंत कर दिया। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोरस, और अभी ये सुन लो भाई, ये आएंगे क्वेश्चन आपको, सीधा सीधा मैचिंग में डालते हैं। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त के लिए क्या वर्ड यूज किया है, सेंड्रोकोरस, और जस्टिस ने क्या है, सेंड्रोकोटस, और विलियम जोन्स ने क्या बोला है, सेंड्रोकाटस। 3 वर्ड है, सेंड्रोकोरस, सेंड्रोकोटस और सेंड्रोकाटस। अब तीनों व्यक्तियों के नाम, प्लूटार्क ने क्या बोला, सेंड्रोकोरस, जस्टिन ने क्या बोला, सेंड्रोकोटस, विलियम जोन्स ने क्या बोला, सेंड्रोकाटस। अब जिसे मर्जी याद करो, करना पड़ेगा। साम्राज्य विस्तार मैंने बता ही दिया आपको भी, कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ था, ये हो चुका हमारा। मेगास्थनीज के बारे में मैंने बता दिया आपको, ये कौन था, कहाँ से आया था। हाँ, चंद्रगुप्त के अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत विजय की जानकारी 2 तमिल ग्रंथों एहनानूर और मुरनानूर और अशोक के अभिलेखों से प्राप्त हुई है, ठीक है जी। जैसे बंगाल अभियान की जानकारी कहाँ से मिली, महास्थान अभिलेख से, याद रखोगे। जूनागढ़ के जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उससे क्या पता लगा, पश्चिम तक विस्तार है, ठीक है जी। इस तरह से आपने इन बातों को ध्यान में रखना है। और भी दक्षिण विजय, इसके बारे में तमिल याद रखना, तमिल ग्रंथों से, कौन कौन से, एहनानूर और मुरनानूर से जानकारी मिलती है, और किससे, अशोक के अभिलेखों से। आगे बढ़ते हैं, सिकंदर से भेंट। चंद्रगुप्त काल के समकालीन यूनानी शासक सिकंदर महान से चंद्रगुप्त की भेंट का उल्लेख जस्टिन व प्लूटार्क करते हैं। मतलब भी चंद्रगुप्त की भेंट भी हुई थी, किससे, सिकंदर से। ये बात कौन बोलता है, जस्टिन बोलता है और प्लूटार्क बोलता है। जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरह बोलता है, ये भी याद रखना आपने। चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी ना, उसको क्या बोला गया, डाकुओं का गिरोह। किसने बोला, जस्टिन ने बोला। तो अपना यहां तक आप इसको याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आज की क्लास बस इतना ही करते हैं। जो अगली क्लास में मैं आपको बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़ाऊंगी।